आ रही आवाज़ सभी को? Deepak, I am so excited for my first class with you. सुजीत कुमार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. नहीं शुरू हुआ है सर. आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बट इवन आई वॉच योर वीडियोस. तो अच्छी बात है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के होके भी हिंदी में देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन आज वाला वीडियो देखने से आपको शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका मीडियम इंग्लिश है. तो आज जो बातचीत होने वाली है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम की क्या क्या समस्याएं हैं. ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले 2 साल 3 साल में हिंदी माध्यम से रिज़ल्ट थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी और इसको बढ़ने की ज़रूरत है. आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है. बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी आपने पूछा है कि पॉलिटी की क्लास कब से शुरू होगी. पॉलिटी की क्लास अगले मंडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगी. मैं बाहर था, यहाँ था नहीं, तो इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी. ठीक है. धीरज, गुड इवनिंग. मैप इन न्यूज़ नहीं आएगा. मैप इन न्यूज़ अब कुछ दिनों के बाद आएगा. बीच में अभी पॉलिटी को थोड़ा तेज़ी से निकालने की कोशिश करेंगे. सर अभी शुरू किया है क्या क्लास? हाँ बिल्कुल, अभी शुरू किया है. आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैप इन न्यूज़ से इस बार मैप इन न्यूज़ और नक्शे पर भारत से करीब करीब 9 सवाल सीधे सीधे आए और पॉलिटी वाले सेगमेंट से 6 सवाल. यानी आप अगर वीडियो सर्च कीजिएगा, स्टडी IQ IAS चैनल पर ही है, 15 सवाल सीधे सीधे आए हैं मैप इन न्यूज़, नक्शे पर भारत और पॉलिटी वाले सेगमेंट से. ठीक है. पॉलिटी वाला मतलब मैंने जो पढ़ाया है लक्ष्मीकांत सीरीज़. और इसके साथ ही कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम PT का दिया था और उनको मैप से फ़ायदा हुआ? पॉलिटी ऑप्शनल कब शुरू होगा? अभी ऑप्शनल में हिंदी साहित्य शुरू हो रहा है 10 जून से, और पॉलिटी जब PSIR आएगा तो उस समय बताएंगे आपको. नमिता, गुड इवनिंग. फर्स्ट टाइम लाइव ले रहे हैं सर, टारगेट. शुक्रिया आपका कि आप लाइव ले रहे हैं फर्स्ट टाइम. ठीक है. तो मरहबा ने कहा है कि मैंने दिया था एग्ज़ाम. ठीक. और कोई जो PT का एग्ज़ाम दिया हो इसी बार वाले 2023 में? कुंदन, इतिहास गवाह है सीरीज़, प्लीज़ कंटिन्यू. करते हैं, कंटिन्यू करेंगे. अभी हमारी टीम लगातार मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग उसमें जुड़ रहे हैं. तो एक आध प्रोग्राम्स बीच बीच में, जैसे अभी PT का एग्ज़ाम था तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देख रहे होंगे कि PT के एग्ज़ाम के समय थोड़ा सा रोकना पड़ा ताकि आप लोग को भी रिवीजन का मौका मिले. और टीम में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, नहीं हो पाया, फिर वो दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ता है. ये बात भी आपको ध्यान पर रखना होगा. आकाश कुमार यादव, हमको फ़ायदा हुआ PT में मैपिंग से. मैपिंग में तो सीधे सीधे सवाल आए हैं. ठीक है. 9 सवाल करीब मैपिंग से सीधे आए हैं. वन रिक्वेस्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं कंप्लीट करना पूरा, हमें उसका पूरा बेनिफिट मिले. 2024 में देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं जो भी क्लासेस ले रहा हूँ उसका बेनिफिट 2024 के लिए ही है. एक्चुअली 2024 के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी तेज़ी से क्लासेस नहीं ले पाता.
क्योंकि मैनेजमेंट में मेरा जो रोल है उसमें मैं अपना काम ऑफिस का करके पढ़ाने वाला टाइम अलग से निकालता हूँ। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में अच्छी बात ये रही कि 15 सवाल आए, लेकिन 24 के लिए निश्चित तौर पर ये पूरा ख़त्म होगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है कि नहीं? नो कॉस्ट EMI आपके कार्ड के ज़रिए ही मिलता है, इस कोर्स के साथ कोई ऐसी अलग से सुविधा नहीं है, ठीक है। आइए देखें आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं। पहली बात कि पॉलिटी क्लास नहीं हो रही है आज। दूसरी बात, मैप इन न्यूज़ भी नहीं हो रहा है। आज बहुत दिन बाद मैं आया तो मैंने सोचा कि रिज़ल्ट आया है अभी हाल ही में, तो इस पर थोड़ी सी बातचीत करें हिंदी मीडियम को लेकर, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। RP ड्रीम UPSC, गुड इवनिंग। इस कोर्स के बारे में मैं था नहीं, लेकिन आपको जानकारी मिल गई होगी कि इस कोर्स के प्राइस को 17,499 रुपये कर दिया गया था। 10 जून तक ये 17,499 रुपये में आपको मिल सकेगा। उसके बाद 10 जून को इसकी एडमिशन क्लोज कर दी जाएगी बैच 6 में शाम 6 बजे, जिसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है। प्रतिदिन लाइव क्लास है शाम 6 बजे। आपको कोड यूज़ करना होगा अमृत लाइव, और अमृत लाइव कोड यूज़ करने पर ये 17,499 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा। एडमिशन की अंतिम तिथि है 10 जून, ठीक है। तो पहले इसकी कीमत 18,999 थी, लेकिन इसको डिस्काउंट कर दिया गया है 17,499 में। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी माध्यम की। हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधरने की शुरुआत हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य बड़ा है और आगे जाना है। पहली बात तो ये है कि इस बार जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें ज़्यादातर जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट हैं। मतलब पहले सिलेक्शन हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में किसी ने इम्प्रूवमेंट दिया तो फिर उसको और अच्छे रैंक के साथ अच्छा पद मिला। तो कई सारे केसेस इस तरीके के हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हम रिज़ल्ट निकालने लगेंगे तो हिंदी माध्यम से असली मामले में रिज़ल्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या क्या हमारे साथ चुनौतियां होती हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं, मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक कमज़ोर पृष्ठभूमि हर तरीके से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उस कमज़ोर पृष्ठभूमि में शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी है, आर्थिक रूप से भी इतनी मजबूती नहीं होती, ठीक है। तो सामाजिक तौर पर जो हमारी व्यवस्था है उसमें हमें बहुत अच्छा एक्सपोज़र नहीं मिलता। जो बाहर में यूनिवर्सिटीज़, जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं, जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको जो एक्सपोज़र मिलता है, हमारे परिवेश की वजह से, हमारे पृष्ठभूमि की वजह से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को उतना अच्छा एक्सपोज़र नहीं मिलता। तो बैकग्राउंड हमारा कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ चलते रहता है, ठीक है। वो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर हमारा बैकग्राउंड हमारे साथ चलता है, और जिस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 से 1.5 साल लगना चाहिए, उस प्रक्रिया को पूरा करने में, एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमें 2.5 साल 3 साल अमूमन लग ही जाता है, यहाँ तक कि 5-5 साल लग जाता है। अब होता क्या है? होता ये है कि मान लीजिए आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आपने जितनी अच्छी स्कूलिंग की उसके बाद आप एक बेसिक तैयारी जो होनी चाहिए यूपीएससी के लिए, वो आपका बिल्कुल तैयार है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी जो अब जाकर हिंदी माध्यम के बच्चे पूछ रहे हैं पढ़ें न पढ़ें, पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने एनसीईआरटी पढ़ने न पढ़ने के कन्फ्यूज़न के साथ ही पढ़कर समझने की चुनौती भी है। ये सारा काम तो स्कूल में हो जाना चाहिए था। यहाँ हमारे मीडियम हमारा कमज़ोर है।
क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में और स्कूली व्यवस्था जिस तरीके की है उसमें कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। मैं सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनके स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया होगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आप देखिएगा तो पढ़ाने के नाम पर ये नंबर की लड़ाई ज़्यादा चलती है। मार्क्स लेने और मार्क्स कैसे हासिल करें इसके तरीके पर ज़्यादा काम होता है, न कि कॉन्सेप्चुअल समझ डेवलप की जाती है। और यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पूरा पढ़ लिए, 12th तक पढ़ के निकल गए, अब अलग से मेहनत कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th तक समझने की, जिसको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। और वही बुनियाद थी, वही नींव जिसको रखने कहते हैं कि नींव अगर मजबूत हो तभी बड़ी से बड़ी इमारत उस पर खड़ी की जा सकती है। तो फिर नींव ही कमज़ोर हो गया तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अवेयरनेस के लेवल पर विद्यार्थी में, परिवार में, पेरेंट्स में कमी है, जागरूकता की कमी होती है, अवेयर नहीं होते हैं। जैसे हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी माध्यम के लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ज़्यादातर जगहों पर क्या समस्या है, बहुत देर से समझ में आता है कि यूपीएससी नाम का कोई एग्ज़ाम है, यूपीएससी नाम की एक संस्था एग्ज़ाम लेती है और वहाँ से आईएएस आईपीएस बनते हैं। बहुत सारे लोगों से जब बातचीत कीजिएगा, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अधिकारी जो पुलिस वाला है, एसपी है, जो डीएम है आपके ज़िले का, वो किस परीक्षा के ज़रिए बनते हैं, इस रैंक पर, इस पद पर आने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। ऐसी अवेयरनेस बाकी चीज़ों में भी कम हो सकती है। जैसे अगर आप आसपास पूछिए पायलट कैसे बनते हैं, आसपास पूछिए डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कौन सा परीक्षा होता है, कौन सी परीक्षा ली जाती है। फिर भी आप कहिए कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स को लेकर तो फिर भी ज़्यादा अवेयरनेस है, ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग को लेकर। जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सब जगहों पर इंजीनियरिंग को लेकर एक जागरूकता है कि 12th हुआ तो क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है। लेकिन यूपीएससी को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है कि यूपीएससी में भी स्कोप है। दूसरा, एक मेंटल बैरियर बना हुआ है, एक ऑब्स्टिकल है कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है और उसको क्रैक करने वाले दूसरे ग्रह से आते हैं। ये एक और भारी समस्या है। तो इस समस्या से भी ओवरकम करना होगा, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, अपने मानसिक रूप से इस बात को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि यूपीएससी एक सामान्य तरीके की परीक्षा है। ठीक है, टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन उस टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रास्ते भी तो बने हुए हैं। उन रास्तों पर चल के बहुत आराम से क्रैक करने वाले कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के ही बच्चे कर रहे हैं। लेकिन ये तय हो जाना कि रास्ता ही क्या है, इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बैंकिंग की नौकरी ही करनी पड़ेगी, एसएससी की ही नौकरी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा यूपीएससी को लेकर अवेयरनेस नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को आप देखिएगा कि बीटेक करने के बाद उनका रास्ता खुला कि अब वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ऐसा क्यों होता है? स्कूल में पढ़ाई हुई, कोई बताने वाला नहीं था, कॉलेज में कोई बताने वाला नहीं था, ये तय नहीं था कि क्या पढ़ेंगे। 12th तक आते आते ये तय नहीं हो पा रहा था कि साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि आर्ट्स लेंगे। चलिए, किसी तरीके से ग्रेजुएशन हुआ, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर लिए, ऐसे ही ऑनर्स करके निकले, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको थोड़ा अवेयरनेस हुआ, अपने दोस्त मित्रों से कंपटीशन दिया, इंजीनियर बन गए। यहाँ तक जाने के बाद जो एक्सपोजर मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, पता चला कि इस दोस्त के भैया तो आईएफएस हैं, इस दोस्त के भाई तो एसपी हैं, आईपीएस हैं। ठीक है, आपने जब अधिकारियों को देखा, उनके कामकाज को देखा, सोशल कंट्रीब्यूशन को समझा, आपने, आपको मन किया, आप में इस बात की जागरूकता हुई, आपको लगा तब जाकर 12th पास करने के 3 साल बाद कि आप दरअसल इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, आप दरअसल सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते थे।
ठीक है, तो ये भी एक बड़ा हर्डल क्रिएट होता है, जागरूकता की कमी। और ये जागरूकता पेरेंट्स में भी नहीं है, यानी बताने वाला कोई नहीं है, परिवार दोस्त मित्र में भी ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस जगह से आते थे वहाँ एक व्यक्ति, एक सीनियर, जेएनयू में उनका एडमिशन हुआ। तो उस ज़माने में जेएनयू में जब उनका एडमिशन हुआ तो आसपास के जितने भी लोग थे वो उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे। वो कहते थे कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में हुआ है और इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि वहाँ तो बड़े बड़े लोगों का एडमिशन नहीं होता। लेकिन समस्या यही है कि उनको एक बात पता चली कि इस जेएनयू में एडमिशन के लिए 20 ही सीट होते हैं और 20-22 सीट्स में ही पूरे भारत से निकालना होता है। तो पहले ही ये दिमाग में भर गया कि भाई ये आम लोगों के बूते के बाहर की बात है, ये तो बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो जेएनयू जाते हैं। और तैयारी करने वाले ने पहले ही अपनी हिम्मत छोड़ दी। ठीक इसी तरीके से यूपीएससी में होता है। आईएएस के बारे में अगर किसी को पता भी चल जाए, उस एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाए, तो पहले ही हिंदी माध्यम, हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं उनकी हिम्मत तोड़ने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे और वो भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो जानकारी नहीं है, दूसरा आसपास सारे लोग बता रहे हैं भाई आईएएस है, वो आईएएस का एग्ज़ाम है, मजाक नहीं है। आप किस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, एसएससी तो निकाल लो पहले। तो इस तरह से आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है सर, कमेंट भी देख लो प्लीज़। हाँ बताइए शिवम। मुझे पेरेंट की वजह से 12th में कॉमर्स पढ़नी पड़ी, मैंने कॉलेज में आकर आर्ट्स ली। ये समस्या बहुत जेन्युइन है, सबके साथ होता है। ठीक है मेहरबा, बताइए शिवम, क्या कमेंट है आपका, बताइए। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है, क्या पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके बाद में करंट अफेयर्स कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बगैर करंट अफेयर्स पढ़कर भी कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ डेटा जुटा पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल समझ तो होनी ही चाहिए। अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी अभी तैयारी आपने शुरू किया है, तो इकोनॉमिक्स के अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करते रहिए और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए उस हिसाब से कि जितने टर्म्स आपका कवर हो चुके हैं आपके, वो आपको समझ में जाएंगे। मान लीजिए रेपो रेट आप समझ चुके हैं और न्यूज़ में आया कि रेपो रेट को उतना ही रखा गया जितना पहले है, तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या रेपो रेट घटाने पर क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, इसको आपको समझना है। अर्थव्यवस्था में उसके प्रभाव को समझना है और सवाल वहीं से बनते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल समझ तो होनी ही चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल समझ आपकी बनती जा रही है, आप कुछ हिस्से पढ़ चुके हैं, तो फिर करंट के जो न्यूज़ हैं उनको पढ़ा कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ कुछ टर्म्स समझ में आएंगे और उसका इम्पैक्ट समझ में आने लगेगा। अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव क्या है किसी डिसीजन का, वो आपको समझ में आने लगेगा। तो उसी से फिर फाइनली आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है गौरी। नमिता, हिम्मत तो सबने बहुत तोड़ा है सर, होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कड़वा सत्य है। सब यही बोलते हैं नहीं होगा, इसी से लड़ाई लड़नी है। सब क्या बोलते हैं। अच्छा एक बात और देखिए कि ये सब जो बोलते हैं कि नहीं होगा, जिस दिन आपका हो जाएगा इनका वर्जन चेंज भी होता है। उसी दिन, आज ही हमारे यहाँ हमारी ही टीम के एक सदस्य जो अभी यूपीएससी में सेलेक्ट हुए इसी साल, वो आए हुए थे, तो वर्जन इस तरीके से चेंज होगा कि जो कहते आए, मान लीजिए कि नहीं होगा, जब आपका हो जाएगा तो वही कहेंगे तो पहले से जानता था, वेरी फर्स्ट डे मुझे पता था कि ये यूपीएससी का मटेरियल है, ये यूपीएससी निकाल के रहेगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है सर। कभी कभी चला गया आपका सर, क्या स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी पीटी मेंस के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। अमरप्रीत कौर, गुड इवनिंग। प्रसाद, न्यूज़पेपर पढ़ें
क्या। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में सहज है तो बिल्कुल पढ़िए, आजकल न्यूज़पेपर का महत्व तो बढ़ते जा रहा है। और अगर नहीं सहज हैं तो जैसे 4 बजे प्रोग्राम अतुल जैन का होता है, उसमें सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को और एडिटोरियल्स को कवर किया जाता है, उसको भी देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के न्यूज़ आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है सर, क्या ऑनलाइन से पॉसिबल है? अमन, हर तरीके से पॉसिबल है, डायरेक्शन ठीक हो तो पॉसिबल है, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन में आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। पहले तो एक समस्या ये थी कि भाई गांव में दूर दराज में बैठे हुए लोग जो हैं, या कि शहरों में, छोटे शहरों में, उनको किसी हद तक आना पड़ता था, वहाँ रहना पड़ता था, रहने का खर्च, ठीक है, एक कोचिंग में जा रहे हैं तो उसका अपना खर्च है, और उसके अलावा रहने खाने का खर्च है। तो ये पूरे प्रोसेस और लंबी तैयारी है, तो पूरे प्रोसेस में बहुत सारा पैसा लग जाता था। ऑनलाइन की वजह से जो भी सक्षम अगर नहीं है तो बेस्ट है कि ऑनलाइन में ले लीजिए और ऑनलाइन में एडमिशन में तैयारी कीजिए। चंद्रमणि ओझा, गुरुदेव आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हुए, धन्य है प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? चरण आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। इतना धन्य नहीं होना है, मैं तो हमेशा आते ही रहता हूँ, मिलते रहिए, कभी सामने से भी मिलेंगे, ठीक है। आरपी ड्रीम, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल को किस सेगमेंट से स्टार्ट करें जिससे? हिंदी लिटरेचर मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन 1 बजे दोपहर में इस समय हिंदी साहित्य को लेकर अजय अनुराग सर की क्लास चल रही है, और उनका ऑप्शनल कोर्स भी शुरू हो गया है, 10 जून से है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। सर, PSIR और हिंदी साहित्य में कौन सा बेस्ट है? सबके लिए अलग अलग है शिवम। PSIR किसी के लिए बेस्ट हो सकता है, हिंदी लिटरेचर किसी के लिए बेस्ट हो सकता है। ये इस सवाल का जवाब इस तरीके से नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शनल के सिलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, उन कसौटियों पर कस के देखना होगा कि आपका रुझान किस तरफ है, आप किस में बेस्ट कर सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट जो किसी के लिए 300 प्लस लेकर आएगा और किसी के लिए हो सकता है 225 मार्क्स से ऊपर न ले जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हिस्ट्री में अच्छा नंबर ले आ रहे हैं तो हिंदी लिटरेचर में भी अच्छा लें, या ज़रूरी नहीं है कि आपका हिंदी लिटरेचर में 300 की क्षमता हो तो हिस्ट्री में भी 300 की क्षमता हो। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए क्या करें? जल्दी ही इसका एक कार्यक्रम भी ले आ देंगे। ऐसे अगर आप 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं या फिर बैच में हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मुकेश, संदीप, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक अच्छी है? इकोनॉमिक्स के लिए अभी जो 10 बजे रमेश सिंह की किताब पर आधारित क्लासेस चल रही हैं, आप उसको एक बार लेके देखिए, और अतुल जैन से एक बार इस बारे में पूछिए, अतुल सर से, वो आपको बेहतर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर बीच में लेंगे कमेंट्स को। एक पॉइंट और है कि स्कूली शिक्षा का स्वरूप हमारा क्या है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि स्कूली शिक्षा का स्वरूप इसी तरीके का है जिसमें हम मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ रहे होते हैं, न कि अपनी समझ बनाने के लिए। मार्क्स ले आना बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्कूल के लेवल पर तो मार्क्स ले आना 15 से 20 दिन अगर आप ट्रिकी तरीके से पढ़ दें तो लगभग अंदाज़ा होता है कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, और उसमें से आ ही जाता है। तो 75% के आसपास तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ऐसे ही आराम से ले आते हैं। जो लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे 95% तक जाने वाले। समस्या बस इतनी सी है कि क्या आप सिर्फ ये मार्क्स लेकर आ रहे हैं या फिर आपने विषय को अच्छे से समझा भी है। अगर आपने सिर्फ ये मार्क्स ले लिया है, हासिल कर लिया है,
तो ये फाइनली आपके करियर में, यूपीएससी के एग्जाम में कोई भी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को बिना पढ़े आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है। जबकि अगर आपने विषय पर अच्छी पकड़ मजबूत रखी है और उसके पूरी अवधारणा को समझा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 70% ही हो। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम के लिए जो समझ की डिमांड है, जिस समझ की, वो आप फुलफिल करेंगे, और हो सकता है कि वहां आप कम मार्क्स के बावजूद ज्यादा बढ़िया दावा रखते हो। ठीक है। तो हमारी जो स्कूली शिक्षा है हिंदी माध्यम में, ज्यादातर समझ आधारित नहीं है, बल्कि मार्क्स आधारित है। और होना क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, कॉन्सेप्चुअल समझ के लेवल पर स्कूल्स में पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक। सही मेंटरशिप तो हमें नहीं ही मिलता हर जगह पर, नए स्कूल में मिलता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कोई बताने वाला नहीं है, मेंटोर करने वाला नहीं है। आपके करियर को किस तरफ, भाई एक समय जब 12th तक की स्थिति ये होती है कि खुद ही समझ नहीं आता कि किस तरफ जाएंगे, क्या रुझान है। लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपको देख रहा है, जो आपके पोटेंशियल को जानता है, वो जज कर सकता है, इस बात का असेसमेंट कर सकता है कि आपका रुझान किस तरफ जाना जा रहा है, या फिर आपका पोटेंशियल किस तरफ है, या आप किस तरफ अपने करियर को लेकर आगे बढ़ने के लिए आपको सलाह दिया जा सकता है। ये नहीं कहेगा कोई कि आप यही करिए, लेकिन कम से कम धुंध साफ करेगा। ठीक है। सामने की रुकावट को साफ कर देगा। वो 3 रास्ते हैं, तो 3 रास्ते दिख तो जाएं कि इन 3 रास्तों में से बता तो दे, समझा तो दे कि इस रास्ते में ये दिक्कत आएगी, इस रास्ते में ये सुविधा होगी, इस रास्ते में ये हासिल होगा। और ये भी बता दे कि आपके रुझान के मुताबिक इन रास्तों पर चलने की संभावनाएं क्या क्या है। और फिर आपको तय करने के लिए दे, सब कुछ स्पष्ट करके, कि चुनना आप ही को है, डिसीजन आप ही को लेना है, लेकिन सिनेरियो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो वो मेंटोरशिप हमें स्कूल के लेवल पर नहीं हासिल होता। सही वक्त पर इसी वजह से हम फैसला नहीं ले पाते। और जनरली क्या होता है, जिस तरह की समझ हमारी बन जानी चाहिए करियर को लेकर, वो हम ग्रेजुएशन तक, स्नातक करते करते तक वैसी समझ नहीं बना पाते। यही वजह है कि ग्रेजुएशन के बाद हम अपने करियर को लेकर थोड़े से जागरूक होते हैं और परेशान होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। फिर कुछ सीनियर्स से मिलते हैं, और फिर सीनियर्स से मिलकर तय करते हैं कि भाई किसी तरीके से अब करियर को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसमें कोई एसएससी की तैयारी करेगा, कोई बैंकिंग की तैयारी करेगा, फिर भी अपनी राय नहीं बन पाती अपने बारे में। ये एक दिक्कत आ जाती है। एक है सही पुस्तकों का अभाव, ये भी एक समस्या है। जो स्टैंडर्ड बुक भी हैं वो इंग्लिश में अपने सारे पैमानों पर खरी उतरती हैं, लेकिन हिंदी आते आते तक उनका अनुवाद, या फिर उनमें जो गलतियां हैं, या फिर जो उनकी भाषा है, वो इतनी अच्छी और इतने समृद्ध या फिर प्रवाह में नहीं होती कि आप पूरी तरह से भरोसा करके चलिए। जैसे मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं और किताब में 2-3 गलतियां दिख जाएं, तो मुझे उस किताब पर से भरोसा उठ जाता है और मैं उस किताब को अब नहीं पढ़ पाता। ठीक है। या उस किताब को अगर मैं पढ़ूं भी, तो भी मुझे उस किताब पर भरोसा नहीं है, उसके कंटेंट को रिटेन नहीं कर सकता, मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकता। इसलिए क्योंकि उस किताब के शुरुआती पन्नों में ही उसने अपनी ऑथेंटिसिटी का भरोसा मेरे ऊपर नहीं जमाया। तो मैं जब भी देखता हूं कि यूपीएससी के लिए जो कंटेंट है, उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो अंग्रेजी में तो बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन हिंदी में जब उनका अनुवाद किया गया है तो उसमें कई सारी गलतियों को छोड़ दिया गया है, और भाषा के प्रवाह का उतना अच्छा ख्याल नहीं रखा गया है जैसा कि इंग्लिश में है। ये एक इशू है। फिर है कि अच्छी कोचिंग और अनुभवी शिक्षकों की कमी। ठीक है। अच्छी कोचिंग्स जो हैं कई बार बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो कोचिंग फ़ी की अधिकता भी एक मध्यम वर्ग और ग्रामीण परिवेश से
आने वाले विद्यार्थी के लिए एक समस्या है। और अनुभवी शिक्षक अगर मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक, व्यवस्था यूपीएससी के भीतर ये है कि यूपीएससी का जो मेंस का जैसे आप उत्तर लिखते हैं तो जो आंसर बनता है, उसका जो उत्तर बनता है, यूपीएससी जो बनाती है उत्तर, सभी परीक्षकों को एक मॉडल आंसर उसका दिया जाता है और उसी के आधार पर कॉपी की जांच होती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पूछा गया है तो इसका मॉडल आंसर यूपीएससी ऑलरेडी दे चुकी होती है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे पेपर का मॉडल आंसर तैयार होता है और वो परीक्षक को उसकी कॉपी दे दी जाती है कि इन ही पैरामीटर्स पर आपको मार्क्स देने हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मॉडल आंसर है ये इंग्लिश में होता है और हिंदी में अनुवाद होता है इसका। ठीक है, मतलब मॉडल आंसर जो है, जो ओरिजिनल है, वो इंग्लिश में ही तैयार होता है। तो हिंदी में भी अगर चेक हो रहा है तो बेसिकली वो इंग्लिश के में ही ओरिजिनली मॉडल आंसर इसका अवेलेबल है। फिर एक बात है कि यूपीएससी लगातार अपने पैटर्न में बदलाव दिखा रहा है और ये भी एक कंसर्न है, ये एक चुनौती भी है कि जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं या फिर यूट्यूब पर एक्टिव हैं वो इस बदलते पैटर्न को कितना समझ रहे हैं, और विद्यार्थियों के सामने भी चुनौती है कि वो इस बदलते हुए पैटर्न पर लगातार नज़र बनाकर रख रहे हैं या नहीं, या फिर समझ रहे हैं कि नहीं कि यूपीएससी किस तरीके से तेज़ी से बदलाव लेकर आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैप इन न्यूज़ से 9 सवाल, मैप इन न्यूज़ और नक्शे पर भारत से 9 सवाल आना, ठीक है, एक तो ये ठीक है अनएक्सपेक्टेड था कि 9 सवाल पूछ देगा, लेकिन 9 सवाल आना और उसी पैटर्न पर आना, इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल बिल्कुल यूपीएससी की समझ को पकड़कर बने हुए थे कि वो बदलते पैटर्न में किस तरह के सवाल पूछ रहा है या पूछ सकता है, और सवाल वैसे ही आ गए। जैसे सोमालिया वाला सवाल लगभग हूबहू वैसे ही आ गया। ठीक है, तो यूपीएससी के बदलते पैटर्न की समझ भी हिंदी माध्यम के बच्चों में कम होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब लैंग्वेज एक बैरियर है। जैसे इस बार आपने सुना होगा सीसेट का पेपर बहुत टफ था। सीसेट का पेपर हर साल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए टफ रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसका एक बड़ा हिस्सा सीसेट के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन का है, और कॉम्प्रिहेंशन में जो हिंदी जिस स्तर पर इसका अनुवाद किया गया रहता है वो बहुत दर्दनाक होता है। यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि भाई क्वेश्चन तो बेसिकली इंग्लिश में बन रहा है और उसका अनुवाद हो रहा है हिंदी में। तो सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा है वो आम आदमी के बूते के बाहर है समझना, और उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी समझ बन पाती है। इस बार रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लेवल पर भी सीसेट को टफ कर दिया गया है। तो भाषाई अवरोध एक बड़ा इशू, चैलेंज है। ठीक है, बाकी आर्थिक चुनौतियां वो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को न महसूस होती हो और किसी को बहुत ज़्यादा फील होता हो। और जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके पास संसाधनों का अभाव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आमतौर पर जनरलाइज्ड वे में नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास संसाधनों का अभाव है। संसाधन मतलब अब जैसे मान लीजिए आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो पहले आपको क्या सोचना होगा? एक बढ़िया मोबाइल चाहिए। ठीक है, उस मोबाइल में मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ताकि हैंग ना करे। फिर एक इंटरनेट की सुविधा चाहिए। ठीक, और आजकल ऑफलाइन कोचिंग्स भी जो चलते हैं वो भी ऑनलाइन मोड में, डिजिटल मोड में बहुत सारे जो सामग्रियां हैं देते हैं। तो आपको हर हाल में आज की तारीख में मोबाइल चाहिए ही चाहिए, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर जो आप पहले खरीदते थे और दोस्तों के साथ बांट के पढ़ लेते थे, उसको कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए भी इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए आपके पास। ठीक है,
इन सारे संसाधनों का अभाव तो है ही। चलिए अब समाधान की बात कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। पॉलिटी की क्लास को फिर से स्टार्ट कीजिए अंजलि, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी अगले सोमवार से, ठीक है। इस बार कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ था, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। इस बात की संभावना होगी अगर प्री पेपर का पैटर्न बदला है तो मेंस का भी बदला जा सकता है। जनरली जो पैटर्न बदल रहा है उसमें आप देखिएगा कि रोज़ बरोज़ जो घटनाएं हो रही हैं उनका रोल बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 साल के पेपर में अगर देखिएगा तो करंट अफेयर्स में जो अखबार में खबरें आ रही हैं उनकी अगर आपको समझ है कि किस तरह की खबर से सवाल बन सकता है तो वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं। और इसी तरीके से मेंस में अगर आप अवेयर हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, अपने सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ पा रहे हैं, तो आप बहुत आराम से उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। जीएस मेरा क्लियर है बट सीसेट क्लियर नहीं होगा, मेहरबान। ये ज़्यादातर लोगों को इस बार जो बातचीत हुई है, यहाँ तक कि आज मैंने एक इंटरव्यू किया था जो आ जाएगा कल तक, इस बार के हिंदी माध्यम से 120वीं रैंक पर गगन मीणा है, उनसे बातचीत हुई और वो आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनके आईआईटी के कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका मैथ ऑप्शनल रहा है, उनका भी इस बार पीटी सीसेट की वजह से रुक रहा है। तो उनकी भी पीटी अगर रुक रही है तो फिर ये तनाव वाली बात है। ये दिक्कत मेरे साथ है सर, मैं किसी पेड कोर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं तो फिर जितना उपलब्ध है, संसाधन बढ़ाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं, उससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई भी शिक्षक जब आप पूछिएगा तो मना तो करेगा नहीं, वो तो आपको बताएगा ही, आपके डायरेक्शन के लेवल पर, मेंटोरशिप के लेवल पर तो काम करेगा ही। 2024 का कहाँ से शुरू करें, इस पर एक वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, ठीक है। पॉलिटी की क्लास का क्या हुआ? पॉलिटी की क्लास शुरू होगी, पीटी के एग्ज़ाम की वजह से उसमें बीच में ब्रेक दिया गया था। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए एक अलग विषय है, इस पर एक बार बात कर लेंगे। ऐसे 4 बजे शाम में अतुल जैन की क्लास होती है न्यूज़पेपर्स पर, उस क्लास में आपको समझ बन जाएगी कि न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना चाहिए। सर मुझे आईएएस का पूरा सिलेबस का डिटेल चाहिए प्लीज़ टेल। देखिए आईएएस का सिलेबस तो ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है, उसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर क्या है, किस तरीके से उसे बांटा गया है, इन सब पर एक वीडियो मैं भी बना दूंगा और बाकी लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। सीसेट, चलिए आगे चला गया। पॉलिटी क्लास क्यों नहीं हो रही है भरत? पॉलिटी क्लास जल्दी ही शुरू होगी और बीच में ब्रेक हुआ था पीटी एग्ज़ाम के ठीक पहले से। करंट अफेयर्स कैसे कवर करूं? हमारे यहाँ तो द हिंदू भी नहीं आता। तो आप द हिंदू नहीं आता, अब ये कोई बाधा की बात नहीं है, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लीजिए, हिंदू मिल जाएगा आपको, ठीक है। नईम, इतना लंबा ब्रेक सर? हाँ, ब्रेक की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि वो खुद पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस समय ये जो क्लासेस आ रही हैं इसको थोड़ा देर रोक दिया जाए, इसलिए ब्रेक लिया गया था। शुभोजीत, सर आपके बिना दिल नहीं लगता।
इसीलिए मैं आज आया हूं। आइए अब आगे देखिए, ठीक है। देखिए, एक समस्या तो ये है कि भाई ग्रामीण परिवेश से जो आए हुए बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस समस्या का समाधान तत्काल तो निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है उसमें एक बड़ा रोल यूट्यूब का है। जैसे आप इस समय देश के जाने माने शिक्षकों से बहुत आराम से यूट्यूब के ज़रिए जुड़ जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पहले के दिनों में ये चीज़ संभव नहीं था और उसके लिए आपको दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता था या प्रयागराज जाना पड़ता था। एक ज़माने में प्रयागराज हब हुआ करता था 90s के दौर में, और बाद में दिल्ली हब हो गया। तो फिर एक ही विकल्प था कि इस परीक्षा के बारे में जानने के लिए, इसकी तैयारी से जुड़े हुए जो बारीकियां हैं उसको समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? आपको दिल्ली जाना पड़ता था। आज के दौर में यूट्यूब ने धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में ऐसी स्थिति ले आ दी है कि आप टॉपर्स से भी मिल ले रहे हैं, ठीक है, आप बड़े शिक्षकों से भी बात कर पा रहे हैं, उनसे अपने सवाल भी पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो आपको सही सलाह भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कमज़ोर बैकग्राउंड है ये आने वाले कुछ सालों में एक बड़ा हर्डल नहीं बनेगा, रह जाएगा, क्योंकि पृष्ठभूमि कमज़ोर होने के बावजूद आप उतनी बेसिक सुविधाओं के साथ अपनी मजबूत स्थिति बना पाएंगे। ठीक है, इसी का जवाब वाईटी के जरिए ही, यूट्यूब के जरिए ही आपको पता है कि जागरूकता की जो कमी थी वो भी धीरे धीरे ये समस्या भी सॉर्ट आउट हो रहा है। कैसे हो रहा है? जागरूकता की बात क्यों आती है? क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था। आज के डेट में यूट्यूब पर अगर आप एक टैगलाइन डालिएगा कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी, तो कई सौ इस बारे में वीडियोस मिलेंगे, और एक आध वीडियोस को चेक करने के बाद आपको सही वीडियो भी मिल जाएगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी शुरू की जाए। ठीक है, तो जागरूकता जो पहले परिवार में, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम होता है, आईएएस कैसे बनते हैं, आईएएस मतलब साहेब, ठीक है। अब साहेब बनने वाला कैसे बना, इस पूरे प्रोसेस को जानने वाले बहुत कम लोग थे। इसी तरीके से माता पिता में, दोस्तों में और खुद विद्यार्थी में भी इस बात की जागरूकता की कमी थी। लेकिन अब मोबाइल क्रांति के दौर में बहुत आराम से इस बात को पता किया जा सकता है। शुरुआत में ये ज़रूर हो सकता है कि आप यूपीएससी के बारे में ही नहीं जानते हैं तो एसपी लिखिएगा, ठीक है, सिटी का एसपी लिख दीजिएगा, उससे भी आपको धीरे धीरे वो लीक मिल जाएगी जो आपको वहाँ पहुँचा देगा। या एसपी बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम पास करते हैं, इतने सिंपल लैंग्वेज में भी लिख दीजिएगा तो भी आ जाएगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब स्कूली शिक्षा का स्वरूप ये अलग अलग राज्यों में और अलग अलग पैटर्न में अलग अलग तरीके के हैं, इसमें डाउट नहीं है। कई जगह तो बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन कई जगह पर अभी भी ये समस्या बनी हुई है। पिछले 15-20 साल में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका भी जवाब ऑनलाइन शिक्षा ही है। ऑनलाइन शिक्षा के ज़रिए इस समय सरकार के स्तर पर देश के जाने, तो ये सब जो समस्याएं हैं इन सब का समाधान क्या है? यूट्यूब और ऑनलाइन मीडियम, ठीक है, डिजिटल मीडिया। सही पुस्तकों का अभाव, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी ये एक समस्या है, लेकिन धीरे धीरे जितने भी स्टैंडर्ड कोचिंग हैं वो इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जितना उनके क्षमता में है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा पिछले कई सालों में धीरे धीरे जो मटेरियल्स हैं वो स्टैंडर्ड हो रहे हैं,
और पढ़ने के तरीके में भी अगर आप थोड़ा बदलाव ले आइएगा, जैसे आज ही मैं गगन के साथ जब कर रहा था सेशन इंटरव्यू जो कि आएगा, तो वो बता रहे थे कि जहाँ भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे एथिक्स है, तो एथिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस पर गूगल पर डालकर और गूगल से मटेरियल निकाल कर भी उनके पास अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता था और उसी से उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। ठीक है, तो सही पुस्तकों का अभाव कुछ स्टैंडर्ड बुक के साथ ठीक है, लेकिन आज के दौर में हिंदी माध्यम में उतना क्राइसिस नहीं है जितना आज से 10 साल पहले की स्थिति में हुआ करता था। ठीक है, आप चाहें अगर तो अलग अलग जो सेंटर्स हैं, अलग अलग कोचिंग्स हैं, या किसी कोचिंग के अगर आपको भरोसा है कि वो अच्छा मटेरियल देता है तो उससे भी आप बहुत आराम से उसके मटेरियल से पढ़ सकते हैं। और जिसने कोर्स में एडमिशन लिया है उसको तो मटेरियल मिलता ही मिलता है। मान लीजिए आपने फाउंडेशन कोर्स में ही एडमिशन लिया है तो आपको तो पूरा सिस्टमेटिक वे में मटेरियल मिल जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए है जो किसी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारे संदर्भ के बाहर है क्योंकि ये यूपीएससी के हाथ में है कि मॉडल आंसर इंग्लिश में बनेगा या फिर हिंदी में बनेगा। सर 12th में हूँ और मैं चाहता हूँ यूपीएससी क्रैक करना, तो मैं 12 के बाद क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ? मैं चाहता हूँ कि बीए करूँ फ्रॉम बीएचयू। कौन सा सब्जेक्ट लेना ये आपकी क्षमता और रुचि पर डिपेंड करता है। आप देखिए कि ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है, साइंस की तरफ झुकाव है या कॉमर्स की तरफ झुकाव है, उस हिसाब से ये फैसला होगा। बीएचयू बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन साथ में अपने मार्क्स के हिसाब से और भी बेहतर जितने संस्थान हो सकते हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, उसमें बाकी जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं उसको भी ज़रूर तलाशिए एक बार। सर अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें तो 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी हो सकती है, मीन्स अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करें तो 2024 में, हाँ बिल्कुल हो सकती है, अभी सही समय है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। पवन, मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन कर लेता हूँ लेकिन फैक्चुअल नहीं कर पाता हूँ। इस पर कुछ फैक्चुअल इसलिए नहीं कर पाते, आपको याद नहीं रह पाता है, और याद इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं। कोई भी जब एग्ज़ाम हो उसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल का मिक्सअप होता है। पूरी तरह 100% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी, उसमें भी 80% या 75% अगर कॉन्सेप्ट बेसिस पर पूछा जाता है तो 20 से 25% फैक्ट की भी ज़रूरत होती है। और अगर नहीं भी पूछा गया है, पूछे गए सवालों को छोड़ दें तो मेंस के आंसर राइटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो जब क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे होंगे तो कई सारे फैक्ट्स से अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कई सारे फैक्ट इसमें इंसर्ट करने पड़ते हैं, कुछ आंकड़े डालने पड़ते हैं, तब जाकर आपकी बात में उतना वजन होता है, आपका उत्तर उतना प्रभावी होता है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिया कीजिए। अगर कुछ आंकड़े भूल जा रहे हैं तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो रिटेंशन हो जाएगा। गत वर्षों के प्रीलिम्स और मेंस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी लेकर आइए सर, और उसके बाद हंसने वाला इमोजी है। ये तो बात पूरी तरह समझ में आई, हंसने वाली इमोजी नहीं समझ में आई, इसमें हंसने की क्या बात है? सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, अपर्णा, इस पर एक सेशन ओम सर ने लिया है, उसको आप एक बार देखिएगा। सर मैं एसएससी कर रही हूँ बट यूपीएससी ड्रीम है, तो क्या करें? तो यूपीएससी की तैयारी आपको करनी होगी। मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, आपके पास कितने अटेम्प्ट्स हैं और आपकी तैयारी का स्तर क्या है, लेकिन अगर आपने सपना देखा है यूपीएससी का तो उस सपना को पूरा कीजिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, सर क्या यूपीएससी ऑप्शनल खत्म करेगा? यूपी में खत्म हो गया है।
इन सब चिंताओं में मत पड़िए। जैसे मैंने कहा ना कि अब यूपीएससी का मॉडल पेपर और आंसर इंग्लिश में ही बनता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शनल जब तक है तब तक उसको फेस कीजिए, जिस दिन खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यूपी ने कर दिया है, आने वाले समय में संभावना भी जताई जा रही है कि यूपीएससी भी करेगा, लेकिन क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है तो इंतजार कीजिए, जब खत्म होगा तो खत्म होगा। ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की क्लास जल्दी ही शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली अगले मंडे से शुरू हो जाएगी। मैगजीन में योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ना अनिवार्य होता है क्या? नहीं, अनिवार्य नहीं होता है। अगर उसमें से कुछ चीज़ें आपको देखनी भी हों तो सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये असेसमेंट भी करना होता है कितना समय कहाँ पर दें। ठीक है। द हिंदू हिंदी मीडियम में करवा दे, रिजल्ट दे दूंगा। राघवेंद्र, ऑलरेडी द हिंदू हिंदी में नाम से ही प्रोग्राम चल रहा है शाम में 4 बजे, उसको देखिए और रिजल्ट दीजिए। डेली जाता है। इस बार का पैटर्न चेंज होने के बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ऑलमोस्ट पिछले साल यूपीएससी ने जता दिया था कि अब अंदाजे पर आपको क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, तो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाया यूपीएससी ने। सीसेट में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। सर क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। विकास सर के बाद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही है जो सबको पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। अब की बार डीडी बसु को पढ़ाइएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डीडी बसु इंक्लूड है। ठीक है। मुझे 2025 में एग्ज़ाम देना है, क्या मैं कोई क्लास ले लूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। कहाँ कहाँ से पूछता है यूपीएससी प्रश्नों को? स्टैटिक पोर्शन से पूछता है, करंट अफेयर्स से पूछता है, और बाकी ये सवाल थोड़ा सा हल्के ढंग से आपने पूछ लिया है, इसका जवाब बहुत भारी भरकम है। यही अगर पता चल जाता कि कहाँ कहाँ से पूछता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। बिट्टू चौरसिया, 2025 में एग्ज़ाम देना है तो आप क्लास ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। सर मैपिंग के क्वेश्चंस आपकी वीडियो से बिल्कुल आए थे, अगर ये कहना चाहते हैं तो आए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर मेरा उम्र 28 है और मैं अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ, क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ? इस बात पर तय होगा कि आप किसी कैटेगरी में हैं। अगर जनरल में भी हैं तो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 28 साल के हो गए हैं तो आपको पूरे अटेम्प्ट्स और जो 6 अटेम्प्ट है जनरल के लिए वो आपको शायद 28 के अगर हो गए हैं तो नहीं मिलेगा शायद के। ठीक है। लेकिन अगर कैटेगरी में हैं तो फिर तैयारी तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैटेगरी में हैं और जनरल में हैं, दोनों में। बस ये असेसमेंट रखिएगा कि आपकी अपनी स्थिति के हिसाब से चीज़ें ठीक हो। सर मैं 21, ये ऊपर चला गया, 2027 में एग्ज़ाम दूंगा सर, मुझे क्लास लेना चाहिए क्या? किस एज में है ये बताइए, उससे तय होगा। अभी किस क्लास में है ये भी बताइए। क्या प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए आंसर राइटिंग में? आंसर राइटिंग में या तो आप हिंदी में लिखेंगे या अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है। साक्षी पंडित, 32 ईयर, 7 अटेम्प्ट, 7 नहीं 6 अटेम्प्ट।
सर मैंने अभी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, मैं 24 वाला एग्ज़ाम दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आप उस समय 21 साल के हो जाएंगे। एजाज ओबीसी कोटे से हैं, बिल्कुल करिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। निधि वर्मा, सर मेरी 21 साल की हूँ, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है, तो तैयारी अगर शुरू कर चुकी हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं की हैं तो कर दीजिए, एकदम सही समय है तैयारी करने की। 2024 में एग्ज़ाम कैसे होगा सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रही हैं। सर मैं 2025 के लिए अभी से सीरियस हो जाऊँ? एकदम हो जाइए। 23 आधा चला गया है, 25 के लिए तो सीरियस होना ही होना है। सर मैं यहाँ से क्लास लूँ 2 ईयर के लिए, और मैं 20 के होने वाला हूँ, चला गया ऊपर। 17 साल एज है, स्टडी पॉइंट्स। अब पीछे की बात मैं आपकी भूल चुका हूँ, तो एक बार पूरी बात लिखिए। 17 साल एज है, और क्या पूछा था आपने? बीस की होने वाली हैं और सेकंड पार्ट में हैं, तो आप क्लासेस ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अशोक चौधरी, सर अगला गिफ्ट कब आएगा? बहुत जल्दी ले आएंगे। मेंस आंसर राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। टर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो इंग्लिश के कुछ टर्म्स का इस्तेमाल सीमित मात्रा में, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कर सकते हैं। इंग्लिश में तो इसकी नौबत ही नहीं आती, ठीक है, लेकिन मिक्स करके इंग्लिश में नहीं लिख सकते। सर यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ कोई बैकअप? चला गया। चला गया मतलब क्या होता है, स्क्रीन से आपका कमेंट ऊपर चला जाता है जब तेज़ी से कमेंट्स आते हैं तो। स्टडी पॉइंट्स, सर मुझे ऐसे तैयारी करनी है मेरे एग्ज़ाम। इसको स्लो नहीं किया जा सकता है? हाँ, स्लो किया तो जा सकता था। बस अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हूँ, बट गाइडलाइन अच्छा नहीं मिल रहा है। अर्णव, आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, स्टडी IQIS हिंदी को। अगर हिंदी मीडियम है तो आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइडलाइन मिलेगी, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए 6 से 12 सब्जेक्ट की NCERT, सारी NCERT नहीं पढ़नी पड़ती है, जितना यूज़फुल है उतना ही पढ़ना पड़ता है। अगर आप सक्षम हैं तो बहुत नॉमिनल प्राइस पर एक कोर्स हमने निकाला है, 1500 रुपये का कोर्स है NCERT का, आप उसको ले लीजिए तो 6 से 12 तक कंपाइलेशन पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो इस बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर मुझे UPSC की तैयारी शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करें? इस पर एक वीडियो बना लेंगे कि कहाँ से शुरू करें, जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी बिल्कुल अभी तैयारी करना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए आप NCERT पढ़ना शुरू कीजिए। सर मैं हिस्ट्री में भी भूलता हूँ, इस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ? एक अच्छा टीचर बता दीजिए। भूलने के लिए, भूलने की आदत के लिए या भूलने की समस्या के लिए आपको किसी अच्छे टीचर की ज़रूरत नहीं है, अच्छे टीचर से तो पढ़ने की ज़रूरत है। भूलने का जहाँ तक मेरा मानना है कि आप रिवीजन अगर करके देखिए, 2-4 बार इस प्रैक्टिस को कीजिए कि आज जो आपने पढ़ा है उसको कल सुबह उठकर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए और एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि आप उस चीज़ को भूल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं भूल रहे हैं तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल,
ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जो ज्योग्राफी के टीचर हैं उनसे आप एक बार बात कीजिएगा, वो बताएंगे आपको। 18 साल का हूँ और ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या मुझे अभी से तैयारी करना चाहिए? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 18 साल के हो चुके हैं तो 2 साल आप बहुत आराम से 2-3 साल तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि 21 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में अपना रिजल्ट दीजिए। ठीक, मैप इन न्यूज़ की क्लास आएगी अभी, लेकिन कुछ दिन तक उस पर ब्रेक रहेगा। ठीक, विजय सर, आप पढ़ाते हो तो बहुत मज़ा आता है, शुक्रिया सर। हिंदी मीडियम में सबसे अच्छी ऑप्शनल क्या हो सकती है? सबसे अच्छा ऑप्शनल कुछ नहीं होता है, ये हर इंसान के लिए अलग अलग है सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शनल क्या हो सकता है। यूपीएससी के लिए छोड़ दीजिए। टाइम कितना हो गया? 9 से ऊपर हो गया। तो चलिए, आज आपके बहुत सारे सवाल छूट रहे हैं, मुझे पता है। हर बार जब हम लोग लाइव करते हैं तो कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं और कुछ सवाल छूट जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगले प्रोग्राम की टाइमिंग अब क्लैश करेगा इस लाइव से, और अगले दिन किसी और दिन मैं और किसी बात के ज़रिए आपसे बातचीत करूंगा और उसमें आपके सवालों को हल करने की कोशिश करूंगा। ख्याल रखिए, मंडे से सोमवार से पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, और बैच के बारे में मैं आपको बता दूं, इस बैच में 10 जून तक ही 17,499 रुपये में एडमिशन हो रहा है। ये बैच शुरू हो गया है, इनफैक्ट 7 जून से ही हो गया है। ठीक है, और लाइव क्लास प्रतिदिन शाम 6 बजे है। आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अमृत लाइव, AMRITLIVE। ठीक, एडमिशन की अंतिम तिथि 10 जून है। ध्यान रखिए कि ये सारे कोर्स 18,999 वाले डिस्काउंटेड प्राइस पर इस समय चल रहे हैं, 17,499। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। कल या परसों में एक और अनाउंसमेंट आप लोग के लिए करेंगे।